तो मतलब साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी एक स्टडी ऑफ बिहेवियर है। क्योंकि उनके टाइम में इतना नहीं था डिप्रेशन, और आज के टाइम में बहुत है। अभी के जनरेशन में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। लोनलीनेस, और इससे डील कैसे करनी चाहिए? अपने आप को अकेला महसूस करना स्टार्ट करते हैं, लोगों से बात करना, उनसे इंटरेक्शन करना भी ज़रूरी है। सुसाइड अवेयरनेस के बारे में बात किया जाता है क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव इशू है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्वप्निल सूर्यवंशी और आज हमारे साथ है तेजस देशमुख, जो कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है। वेलकम सर। हाय स्वप्निल, थैंक यू सो मच। आज हम वीडियो, आप अपना इंट्रोडक्शन दो थोड़ा। मेरा नाम तेजस देशमुख है और मैं कॉर्पोरेट कंपनी में एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल काम करता हूँ, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेस मैनेजमेंट और चैलेंजेस से कैसे डील करना है, उनके कोपिंग मैकेनिज्म्स और टेक्निक्स क्या हो सकते हैं, उनके लिए मैं गाइड करता हूँ। ओके, तो मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले। हाँ, जो कि बहुत लोगों को, यंगस्टर को होते हैं, तो उसमें मैं स्टार्ट करता हूँ। आप अपने हिसाब से जो अपने वाले आंसर दे दो। तो पहला तो मतलब साइकोलॉजी क्या होती है मतलब? ओके, सो साइकोलॉजी एक स्टडी ऑफ बिहेवियर है। तो जैसे हम किसी भी इंसान का बिहेवियर को जब एनालाइज करते हैं तो उससे हमें बहुत कुछ पता चल जाता है कि वो इंसान का पैटर्न कैसा है, वो इंसान सोचता कैसे है, वो इंसान की मानसिकता कैसी है। तो साइकोलॉजी बेसिकली एक साइंस है जो बिहेवियर को स्टडी करता है। और वैसे ही जैसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है, तो मैं बताना चाहूँगा कि साइकेट्रिस्ट वो होते हैं जो एमडी प्रोफेशनल्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बट साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो थेरेपीज करते हैं, तो वो उनके पास लाइसेंस नहीं होता मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए। तो वो सिर्फ बात करके आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट और कोपिंग मैकेनिज्म सिखाएंगे। ओके, सो वेल एक्सप्लेनेशन। तो इसके बाद कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का डिफरेंस। सो कॉन्शियस माइंड, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कॉन्शियस है क्योंकि हम अवेयर है उस चीज़ के बारे में। और सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का वो लेवल है जो हम अवेयरनेस तक जा सकते हैं उसके। जैसे हम जब नींद में होते हैं तो जो भी हमको ड्रीम्स आते हैं वो एक अनकॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं, वो लेवल होता है। और नींद से उठने के बाद जो थोड़ा एक टाइम पीरियड रहता है, वहाँ पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी एक्टिव रहता है। और हमारा 90% जो बिहेवियर्स है, एक्शंस है, सब सबकॉन्शियस माइंड से, जैसे कि ड्राइविंग फॉर एग्जांपल। एग्जैक्टली, वो ऑटो पायलट मोड में चलता है, वो सब सबकॉन्शियस माइंड से ही चलता है। तो हम दिन भर में जो भी हमारा रूटीन है, जो भी हम करते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक ऑटोमेटिक पायलट की तरह है, तो वो वैसे ऑटोमेटिक जोन में लेके जाता है। जैसे उठने के बाद ब्रश करना, करेक्ट, ब्रश करना, या तो फिर ड्राइव करना, या फिर खाना खाना, या फिर खाना खाते टाइम टीवी देखना, सब सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है, क्योंकि एक ब्रेन में हमारे एक पैटर्न बैठ गया होता है, तो वो बेसिकली एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। राइट। सो अभी थेरेपी की मतलब किसकी थेरेपी अगर आप देते हो तो मतलब किन लोगों को ऐसे जरूरत होती है उसकी थेरेपी की? सो मैं तो कहूँगा कि थेरेपी की ज़रूरत तो सबको है। ऐसा नहीं है कि थेरेपी के लिए एक अलग पॉपुलेशन होता है। थेरेपी एक नॉर्मल इंसान भी ले सकता है, क्योंकि हम जब लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल जब बढ़ता है, तभी हम वो टाइम पे प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते, हम सोचने में थोड़ा सक्षम नहीं होते वो टाइम पे। तो इसलिए एक गाइडेंस के तौर पर हमें एक इंसान चाहिए जो बिल्कुल भी जजमेंटल ना हो, अनबायस्ड ओपिनियन दे वो प्रॉब्लम के रिलेटेड, और हमको गाइड करे। जैसे अगर मैं रेफरेंस देना चाहूँगा तो जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गाइड किया था महाभारत में, तो वो हिसाब से ही एक थेरेपिस्ट अपने पेशेंट को गाइड करता है। तो थेरेपी सब लोग ले सकते हैं, हाँ, लेकिन कब लेना चाहिए, कब ज़रूरत पड़ती है, तो तभी जब आपका फंक्शनिंग अफेक्ट होता है। जैसे हम डे टू डे फंक्शनिंग में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो जब वो फंक्शनिंग अफेक्ट होने लगता है, जब आपका सोशल लाइफ अफेक्ट होता है, आपका पर्सनल लाइफ अफेक्ट होता है, आपका प्रोफेशनल लाइफ अफेक्ट होता है, तभी आपको थेरेपी लेने की सख्त ज़रूरत है। तो थेरेपी में भी बहुत सारे ये होते हैं, तो मतलब वो सबसे ज़्यादा पब्लिक को तो लगता है मतलब थेरेपी ले रहा है मतलब उसका मेंटल ये इनबैलेंस है, तो उसमें शॉक थेरेपी आती है, तो सबको लगता है कि मतलब उसको शॉक दे रहे हैं, तो ये क्या है मतलब? मैं एक एग्जांपल, पर्सनल एग्जांपल लेना चाहूँगा कि मैं जब सीख रहा था तभी थाने में एक मेंटल हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था फॉर सम टाइम 6 मंथ्स। तो वहाँ पे शॉक थेरेपी होती है, बट शॉक थेरेपी अभी
काफ़ी सालों से बैन की गई है। अपने यहाँ पे नहीं है? अपने यहाँ पे नहीं है अभी शॉक मुझे तो थेरेपी। लगता था अभी भी देते हैं। नहीं, अभी बैन कर दिया है शॉक थेरेपी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्रूएल है। बट वो बहुत ही इंटेंस और एक्सट्रीम पेशेंट्स को दिया जाता है, सबके लिए नहीं होती। सबके लिए नहीं होता वो। तो नॉर्मल इंसान अगर कोई जाता है और उसको कोई प्रॉब्लम्स है, वो लाइफ में चैलेंजेस है, तो ज़रूरी नहीं कि उसको शॉक थेरेपी देंगे। तो शॉक थेरेपी काफ़ी रेयर केसेस में दिया जाता है, बट अभी बहुत सालों से वो बंद है। ओके, तो ये बहुत लोगों का डाउट क्लियर हो गया इससे। तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डज मेंटल हेल्थ अपने फिजिकल हेल्थ पे अफेक्ट करती है क्या? एब्सोल्युटली। सो अगर हम देखें तो हमारा मेंटल हेल्थ और एक फिजिकल हेल्थ दोनों कंबाइंड है। तो जैसे आप अगर दिमाग में ये थॉट डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल किसी इंसान मतलब वो ओवरवेट है फॉर एग्जांपल, तो उसको अगर वेट कम करना है, तो वो अगर ये थॉट दिमाग में डालता है कि नहीं मैं ये कम करूँगा, या मैं कल से जिम जाऊँगा और मैं डेफिनेटली इस पर वर्क करूँगा, तो वो उसको गाइड करता है कि वो बेसिकली वो लेवल तक जाए और अपना फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव करे। बट वही अगर हम नेगेटिव सोचते हैं कि नहीं यार मेरे से नहीं होने वाला है शायद, तो वही हमारे फिजिकल हेल्थ पे अफेक्ट करता है। तो हमारा मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ काफ़ी रिलेटेड है। तो जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं, वही हमारे फिजिकल हेल्थ पे अफेक्ट करता है। और बहुत सारी जो बीमारियां हैं आज के ज़माने में, वो सब मेंटल हेल्थ से ही आती है। कि हम अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो होता क्या है, उसकी वजह से हमारे बॉडी में स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। और जब हमारे बॉडी में स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, तो हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम जो है इम्यून सिस्टम, जो हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट वायरसेस, बैक्टीरियाज एंड डिजीजेस, वो अफेक्ट हो जाता है। और जब ये इम्यून सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, तो इट इज़ लाइक ओपन गेट की फिजिकल हेल्थ हमारा अफेक्ट हो गया। दैट्स व्हाई मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ रिलेटेड है। हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे काम नहीं कर सकते, हमको दोनों को साथ में लेके ही चलना पड़ेगा। दोनों का बैलेंस बना के चलना। करेक्ट, दोनों का बैलेंस बना के चलना। ओके, सो अभी डिप्रेशन क्या है, और डिप्रेशन मतलब जो आज की जनरेशन है, जो हर छोटी छोटी बात पे डिप्रेशन पे चले जाते हैं। और मतलब जो हमारे पहले वाले थे, मतलब पेरेंट्स, तो उन्हें डिप्रेशन अवेयरनेस थी या नहीं थी? क्योंकि उनके टाइम में इतना नहीं था डिप्रेशन, और आज के टाइम में बहुत है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि अभी के जनरेशन में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि डिप्रेशन किसे कहते हैं। तो डिप्रेशन एक डिसऑर्डर है जिसमें एक टाइम पीरियड होता है। जैसे कि हम मान लें कि 2 हफ्ते का एक टाइम पीरियड होता है। अगर 2 हफ्ते तक आपको ये सिम्टम्स दिखाई दिए या रहे, तो आप डिप्रेशन में हो। ये आपको टेस्ट करवाना पड़ता है, कोई थेरेपिस्ट से, कोई प्रोफेशनल से। आप खुद को डायग्नोस नहीं कर सकते। जैसे उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, उसमें पहला सिम्टम है कि डिप्रेस मूड होता है, तो पूरा टाइम मूड एकदम डिप्रेस रहता है, सैड रहता है। सेकंड सिम्टम होता है उसका कि जो चीज़ें पहले करने को बहुत अच्छी लगती थी, वो शायद अभी अच्छी नहीं लगती, मन नहीं करता करने को। फिर नींद अफेक्ट होता है, मतलब कम सोना या ज़्यादा सोना, या वेट गेन होता है या वेट लॉस होता है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स है जो डिप्रेशन के हैं। ज़्यादा खाते भी है। हाँ, लोग ज़्यादा खाते भी है डिप्रेशन में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खाना कम हो जाए, खाना बढ़ भी सकता है। इमोशनल ईटिंग बोलते हैं। हाँ, इमोशनल ईटिंग, स्ट्रेस ईटिंग बोलते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो डिप्रेशन ये एक तरीके का डिसऑर्डर है जिसको डायग्नोस करने के लिए आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प लगेगी। आप ऐसे लेमैन से बोल नहीं सकते कि मेरे को डिप्रेशन है या मैं डिप्रेशन में हूँ, क्योंकि आजकल बहुत लोग यही चीज़ मानते हैं कि डिप्रेशन यानी सैडनेस। सैडनेस अलग है, सैडनेस एक फीलिंग है, वो कुछ वक्त तक रहती है, बट डिप्रेशन थोड़ा ज़्यादा देर तक रहता है। तो डिप्रेशन जो है उसको डायग्नोस करने के लिए आपको एक प्रोफेशनल के पास जाना पड़ेगा, कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपको डिप्रेशन है। और आजकल लोगों को जो अंडरस्टैंडिंग है डिप्रेशन के बारे में, वो शायद अवेयरनेस उतना नहीं है। जैसे आपने बोला कि हमारे पेरेंट्स के ज़माने या अभी एजेस में इतना डिप्रेशन का नहीं था, शायद वो टाइम पे भी था, लेकिन अवेयरनेस उतना नहीं था। बट हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि अभी के ज़माने में डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। और इसका रीज़न बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है लाइफस्टाइल, कि आजकल के जनरेशन का जो लाइफस्टाइल है वो कैसा हो गया कि हम सुबह उठने से पहले क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, फ़ोन चेक करते हैं, फ़ोन में देखते हैं। तो हमारा डे स्टार्ट होता है वो चीज़ से जो
इंफॉर्मेशन के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम क्या देखेंगे, नेगेटिव देखेंगे, कुछ वायलेंस देखेंगे, तो हमें पता नहीं होता कि हम शुरुआत की जो इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है उसमें हम क्या कर रहे हैं। तो ये तो है, और उसके ऊपर से जो आजकल के बच्चों का जो खाना है, फिर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये सब लाइफस्टाइल की वजह से ज़्यादातर डिप्रेशन केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स कहीं पे तो वो सोशल इंटरेक्शन कम है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन ज़्यादा है, क्योंकि लोग सिर्फ फ़ोन पे टेक्स्ट मैसेज या चैट्स करके या तो फिर स्टोरीज डाल के ही कम्युनिकेट करते हैं। तो जो वन ऑन वन कम्युनिकेशन जो पहले के ज़माने में होता था वो कम हो चुका है, बातें कम हो चुकी है। इसलिए शायद पहले के ज़माने में लोग जब बात करते थे तो उनको थोड़ा बेटर फील होता था, और शायद वो टाइम पे डिप्रेशन केसेस कम हो सकते थे। यस राइट। मेरा नहीं यही क्वेश्चन था अगला, कि अभी ये सोशल मीडिया हमारे लाइफ पे कितना इम्पैक्ट कर रहा है। सो पहली बात तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एडिक्टिव क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं, डोपामाइन, तो वो बेसिकली सोशल मीडिया यूज़ की वजह से वो बेस लाइन से ऊपर चला जाता है। तो वो जब बेस लाइन से ऊपर चला जाता है तो उसको नीचे भी आना होता है। तो वो नीचे आने का जो पीरियड है उसमें अगर हमारे ब्रेन को कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन ना मिले जिससे वो एंटरटेन ना हो, तो हमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है, इरिटेशन बढ़ सकता है, राइट। तो कहीं पे तो ये सोशल मीडिया यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डोपामीन को पुश कर रहा है वो लेवल तक कि बाद में का जो टाइम है वो टाइम पीरियड में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि हम कैसे कोप करें वो सिचुएशन को, राइट। एंड सोशल मीडिया पे जो हम इंफॉर्मेशन देखते हैं वो काफ़ी हद तक मॉडरेटेड रहती है, बट बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है कि हमें पता नहीं है कि किस पे क्या अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि हर किसी इंसान की लाइफ में कुछ ट्रॉमा होता है, कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। तो सोशल मीडिया पे कुछ देखने से शायद ऐसा हो सकता है कि वो इंसान जब वो वीडियो को देखे, वो इमेज को देखे, तो उसके दिमाग पे वो चीज़ अफेक्ट करे, एंड देन इवेंचुअली फिर वो शायद डिप्रेशन में भी जा सकता है, उसका एंग्जाइटी बढ़ सकता है। तो सोशल मीडिया यूज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है हमारे मेंटल हेल्थ। क्योंकि मैंने एक सुना भी था कि तो सीईओ ने बोला था कि इंस्टाग्राम हम लोग को डिप्रेस फील करता है, सैड फील कराता है, और उसका रीजन उन्होंने बताया था कि मतलब इंस्टाग्राम पे लोग खुश नहीं है फिर भी वो इतना दिखाते हैं कि हम लोग एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, बहुत ज्यादा खुश है। तो ये एक रीजन बताया था कि जितना नहीं खुश एक्चुअल में उससे भी ज्यादा उसमें दिखा रहे, तो इसकी वजह से उसके फोटोग्राफ की इफेक्ट वगैरह की वजह से वैसा हम लोग सोचते कि ये अच्छा है, ये घूम रहा है, ये मजे कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो अपने आप को कंपेयर करते हैं और सैड फील कर लेते हैं। ये बराबर बोला आपने कि कंपैरिजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है आजकल सोशल मीडिया पे, और लोग दूसरों की लाइफ के साथ कंपेयर करते हैं। और अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे कोई भी फेलियर्स के बारे में बात नहीं करता है, सब सक्सेस के बारे में बात करते हैं। अगर मैंने कुछ नई चीज़ खरीदी है तो मैं वो पोस्ट करूँगा, बट अगर मेरे लाइफ में कुछ मैंने फेलियर एक्सपीरियंस किया तो शायद उस बारे में बात नहीं करूँगा। इसलिए लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया पे जो भी सक्सेस दूसरे लोगों को मिल रहा है उसके साथ हम कंपेयर करते हैं खुद को, और वो कंपैरिजन की वजह से जेलसी बढ़ता है, सैडनेस बढ़ता है, और ये इमोशंस इतने ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं कि वो कुछ और लेवल तक भी जा सकते हैं। सो मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब इमोशंस क्या है और ये हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो इमोशंस एक फीलिंग की तरह है। वो जैसे हम हमेशा खुश नहीं रह सकते, वैसे हमेशा सैड भी नहीं रह सकते। तो वो एक, मैं तो हमेशा ऐसे ही मानता हूँ कि इमोशंस वेव्स की तरह है, वो आते हैं जाते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हमें फर्स्टली तो हमें अवेयरनेस होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मुझे कैसा लग रहा है, ये कौन सा इमोशन है जो मैं अभी फेस कर रहा हूँ, और इसके पीछे कारण क्या है कि क्यों ऐसा मुझे लग रहा है। कि अगर मुझे मेरे दोस्त से जलन हो रही है तो उसके पीछे कारण क्या है कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, वो अवेयरनेस होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी इमोशन को अगर हमको रेगुलेट करना है, उसको चैनलाइज करना है, तो उसका अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको पता ही नहीं कि हमें कैसा लग रहा है तो फिर हम क्या चैनलाइज करेंगे, राइट। जैसे कुछ लोग होते हैं जो जिम में जाते हैं, तो जिम करने के बाद, वर्कआउट करने के बाद उन्हें अच्छा लगता है, तो वो एक तरीके से वो इमोशन को चैनलाइज कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं अगर एक रूम में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और वेंटिलेशन कुछ नहीं है तो सफोकेशन होने लगेगा, वैसे ही अगर हम बहुत ज़्यादा इमोशंस अगर हम अंदर रखें हमारे, तो हमें भी सफोकेशन होने लगेगा और बहुत डिफिकल्ट होने लगेगा, और शायद वो वॉल्केनो की तरह इरप्ट भी हो सकता है ना। तो एक एग्जांपल था, मैंने कहीं पे पढ़ा था अबाउट अ स्टोरी था
जहाँ पे दलाई लामा उनके एक डिसाइपल के साथ बैठे हुए, शिष्य के साथ बैठे हुए, एंड वो उनसे वही पूछते हैं, शिष्य उनसे वही पूछते हैं कि ये फीलिंग्स, ये इमोशंस, ये सब क्या है और इसका क्या पर्पस है। तो वो एक अच्छे से एग्जांपल देते हैं। तो वो चाय का कप रहता है और वो पोर करते रहते हैं उसमें, और वो कप भरा मतलब भर जाता है तो भी वो पोर करते रहते हैं और उसमें से सब चाय बाहर गिरती रहती है। तो वो जो शिष्य है वो बोलते हैं कि दलाई लामा जी, आप तो चाय पूरी गिरा रहे हो, तो फिर ये तो वेस्ट हो रही है। तो दलाई लामा भी वही कहते हैं कि ज़्यादा देर तक अगर हम वो फीलिंग्स, इमोशंस को अंदर रखें तो वो बाहर आएंगे, तो वो वेस्ट हो जाएंगे, और उसको हम प्रॉपर चैनलाइज अगर नहीं करेंगे तो वो गलत वे में भी जा सकते हैं। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इमोशंस को अंडरस्टैंड करें और ऑल्सो उसको चैनलाइज करें, कि उसको एक रूट दे कि वो उधर से बाहर निकले। वो तो ये जो आपने अभी एग्जांपल दिया वो 2012 मूवी उसमें भी दिखाया हुआ है एंड सीन में। हाँ, करेक्ट क्या तो मुझे याद आया ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब हर कोई बोलता है पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, तो कभी कभी वो तो टॉक्सिक पॉजिटिविटी क्या है, तो पॉजिटिविटी भी ज्यादा रहना अच्छा नहीं होता। तो कैसा है, पॉजिटिव रहने से अच्छा मैं ये मानूंगा कि हम एक्नॉलेज करें कि पॉजिटिव, नेगेटिव ये सब एक हिस्सा है और ये लाइफ का पार्ट है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हर सिचुएशन में हमको पॉजिटिव ही रहना है, वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी होगा। कि कुछ भी हो जाए लाइफ में आप सिर्फ पॉजिटिव का झंडा लेके आगे चलो, वैसा नहीं होता। आपको वो सिचुएशन में एक्नॉलेज करना है, एक्सेप्ट करना है कि ठीक है कि मेरे लाइफ में शायद अभी ये प्रॉब्लम्स आ गए हैं, तो मुझे इनको एक्नॉलेज करना है कि हो सकता है वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है या मैं नहीं चाहता था वो मेरे साथ हो, बट कहीं पे तो वो मेरे लाइफ में आया, तो उसके पीछे कुछ तो कारण है, शायद उससे कुछ लर्निंग मिल सकता है, राइट। तो वो लर्निंग जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टॉक्सिक पॉजिटिविटी तब होता है जब हम हर चीज़ में सिर्फ पॉजिटिव बात करते रहते हैं और बोलते हैं कि डोंट वरी, बी हैप्पी, थिंक पॉजिटिव। ऐसा नहीं होता, ऑनेस्टली हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमेशा कुछ नहीं रह सकते। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि इमोशंस वेव्स की तरह है, वो आज है कल नहीं है। तो आप हमेशा हैप्पी नहीं रह सकते, हमेशा सैड नहीं रह सकते, आपको फ्लक्चुएट होना पड़ता है। तो फ्लक्चुएशन जो है वो बेसिकली जानना, उसको एक्नॉलेज करना, उसको एक्सेप्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नाइस एक्सप्लेनेशन, आई लाइक दिस। तो अभी इसके बाद है क्वेश्चन मेरा कि मतलब व्हाट इज एंगर और इसे कंट्रोल कैसे करें। कुछ लोग रहते हैं कि मतलब उन्हें एंगर इशू रहते हैं, तो वो लोग के लिए एंगर एक इमोशन की तरह है, राइट। एंड जैसे कि गेटिंग एंग्री इज नॉट रॉन्ग, ठीक है। मतलब बहुत लोगों को लगता है कि गुस्सा आना बहुत गलत बात है, बट सही वक्त पे गुस्सा आना, सही इंसान के साथ गुस्सा करना और सही वजह की वजह से गुस्सा करना इम्पॉर्टेंट है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गुस्सा आना गलत बात नहीं है, हर किसी को आता है, वो एक इमोशन की तरह है। आप कल उठ के अगर बोलोगे कि नहीं आप खुश नहीं रह सकते कभी, तो ऐसा नहीं है ना, खुशी तो सबको होती है, वैसे ही गुस्सा सबको आता है। हाँ, वो गुस्से पे कंट्रोल रखना, वो गुस्से को एक्सप्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम क्या करते हैं या कुछ लोग क्या करते हैं कि एंगर को बहुत ही अनहेल्दी वे में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे किसी को बुरा भला बोल दिया, वायलेंस में मार दिया या फिर रिवेंज एटीट्यूड से कुछ किया वो इंसान के साथ। तो ये गुस्से की वजह से होती है, गुस्से की बदले की भावना जैसे आ जाती है। तो गुस्से को प्रॉपरली चैनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंगर एक इमोशन है, उसको एक्सप्रेस करना, उसके बारे में बात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलूँगा जब आपको गुस्सा आता है तो वो वक्त पे बोलना ज़रूरी नहीं है, वो वक्त पे आप शांत रहो, पहले वो एनर्जी को काम करो, क्योंकि वो एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल रहती है। तो वो वक्त पे अगर आप कुछ भी बोलोगे तो शायद बाद में रिग्रेट करोगे। तो पहले उसको काम करो, उसको शांत करो, बाद में शांत होने के बाद आप वो इंसान से जाके सीधा बात करो कि मुझे ये चीज़ के ऊपर गुस्सा आया था या मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा फील हुआ जब आपने ये बोला, मुझे हर्ट हुआ काफ़ी। क्योंकि बहुत बार एंगर ना जो है वो सरफेस लेवल पे रहता है, उसके नीचे हर्ट, एम्बैरेसमेंट, ये सब इमोशंस बहुत अलग अलग तरीके के इमोशंस होते हैं। तो हमें सिर्फ गुस्सा दिखता है, हमें ये नहीं दिखता कि वो इंसान एक्चुअल में बहुत हर्ट हुआ था, इसकी वजह से वो गुस्सा हो रहा है। इसलिए एंगर को अंडरस्टैंड करना, उसको एक्सप्रेस करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है।
बट इन अ हेल्दी वे। जैसे अनहेल्दी वे के बारे में हमने बात किया, हेल्दी वे में ये हो सकता है कि अगर आप डायरेक्टली वो इंसान से बात नहीं कर सकते, कभी कभी होता है कि हम शायद वो इंसान से बात नहीं कर सकते डायरेक्टली, जैसे ऑफिस में अगर बॉस के साथ गुस्सा हो गया तो हम डायरेक्टली जाके बात नहीं कर सकते, वो डर की वजह से कि हमारी नौकरी चली जाएगी। तो हो सकता है तो आप उस चीज़ के बारे में लिखो, जैसे आप लिखोगे उसको एक आउटलेट मिलेगा तो आपको भी अंदर से रिलैक्स फील होगा। या फिर हम लोग दोस्त के साथ शेयर करते तो भी अच्छा लगता है। करेक्ट, जैसे हम बात करते हैं और लोगों से शेयर करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, तो वो हिसाब से भी आप कर सकते हो। आप दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो या तो उस बारे में लिख सकते हो, किसी को नहीं बताना रहेगा तो। हाँ, किसी को नहीं बताना होगा तो लिख सकते हो। या तो और एक टेक्निक है जो मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ कि एक ऐसे चेयर है, हमारे सबके घर पे चेयर होती है, वो चेयर में ऐसे इमेजिन करो वो इंसान बैठा है और बोल दो जो बोलना है, तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर का जो गुस्सा है वो बाहर निकल जाएगा। जैसे ही गुस्सा बाहर निकल जाता है तो आपको लॉजिक समझ में आता है, क्योंकि जब गुस्सा आता है आपके अंदर तब आपको लॉजिक समझ में नहीं आता है, इसलिए आप कुछ भी करते हो, कुछ भी बोलते हो, इसलिए वो गुस्से को निकालना, उसको आउटलेट देना काफ़ी ज़रूरी है। उसको अंदर मत रखो, क्योंकि वो बाद में एक्सप्लोड होता है। गुस्से को हम बाहर करते डायरेक्ट तो वो एग्रेशन की तरफ हो जाता है, और उसको इन्वर्ट करते तो वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। इसलिए गुस्से को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। राइट। तो भी इसके बाद मेरा क्वेश्चन है कि मतलब एंजाइटी और जो डिप्रेशन में दोनों में मतलब फर्क है, क्योंकि दोनों तो सेम ही लगते मुझे तो। सो डिप्रेशन और एंजाइटी कभी कभी साथ में भी जाता है, ऐसा नहीं है कि इंसान अगर डिप्रेशन में तो एंजाइटी नहीं हो सकता, बट दोनों का जो इमोशनल स्टेट है वो अलग है थोड़ा। जैसे डिप्रेशन में इंसान काफ़ी ज़्यादा सैड रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, उसका कुछ करने का मन नहीं करता है। एंजाइटी में इंसान को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस रहता है, उसको बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, वो बहुत ज़्यादा वरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कल अगर मेरा एग्ज़ाम है तो मैं 2 दिन पहले से बहुत ज़्यादा एंशियस हूँ, मेरे को खाना नहीं जा रहा है, मेरे को नींद नहीं आ रहा है, मेरे को नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि मैं शायद एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। तो ये होता है एंजाइटी। तो एंजाइटी भी एक तरीके से हमको एक तरीके से हेल्प भी करता है, बट जब वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में चला जाता है तब वो प्रॉब्लम होता है। जैसे अगर हम देखें तो फियर जो इमोशन है वो हमें सर्वाइवल के लिए हेल्प करता था, क्योंकि पहले के ज़माने में अगर आप डरते नहीं तो शायद आप बचते नहीं, जिंदा नहीं बचते। तो वो फियर वो टाइम पे हमें हेल्प किया, इसलिए फियर इमोशन हेल्पफुल इमोशन भी बोल सकते हैं। बट वो जब एक्सट्रीम लेवल में चला जाता है तब प्रॉब्लम हो जाता है। तो हर एक इमोशन का जो एक्सट्रीम लेवल है ना वो प्रॉब्लमेटिक है। राइट। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब व्हाट इज हैप्पीनेस, और ऐसा हो सकता है कि हम ऑल टाइम हैप्पी रह सकते हैं? सो हैप्पीनेस अगेन एक इमोशन की तरह ही है, स्टेट ऑफ माइंड है वो। तो हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ को लेके खुश हूँ जो अभी मेरे लाइफ में चालू है, बट वो हमेशा नहीं होने वाले, क्योंकि हम हमेशा हैप्पीनेस कोई चीज़ से अटैच करके रखते हैं, और वो चीज़ अगर हमें मिली तो हम खुश होते हैं, तो दुखी हो जाते हैं। राइट। हैप्पीनेस एक इमोशन है तो वो हमेशा सस्टेन नहीं होगा। राइट। तो वो आज है शायद कल नहीं होगा, तो हम कभी भी हमेशा खुश नहीं रह सकते, और ये एम हमें करना भी नहीं चाहिए कि हम लाइफ में हमेशा खुश रहें। हाँ, बट हम सेटिस्फाइड हो सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं कि हम संतुष्ट है जो भी मेरे लाइफ में हो रहा है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ, वो चीज़ को हम बोल सकते हैं कि हम संतुष्ट हैं। बट हैप्पीनेस अगर आप देखा जाए देखें तो वो थोड़ा एक्सट्रीम में चला जाता है, तो हम हमेशा इतना खुश नहीं रह सकते लाइफ में, क्योंकि अभी तो वही रहता है कि ऑल टाइम कोई नहीं खुश रह सकता। हाँ करेक्ट, ऑल टाइम कोई नहीं खुश रह सकता, और किसी ने कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि हमेशा खुश रहने की। कभी कभी थोड़े दुख, थोड़ा गुस्सा जरूरी भी लाइफ में, जरूरी भी, थोड़ा मिर्च मसाला जरूरी है एक्चुअली। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि मतलब व्हाट इज नेगेटिविटी, और ये हमें अफेक्ट कैसे करती है? सो जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया था अबाउट पॉजिटिविटी और टॉक्सिक पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी बेसिकली जो वर्ड्स है, जो स्टेटमेंट्स है, उससे आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगा कि आई एम द बेस्ट, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इससे मेरे को अच्छा लगेगा। अगर वही चीज़ मैंने आपको बोला यू आर द बेस्ट, तो फिर आपको भी अच्छा लगेगा। बट जब हम किसी के खिलाफ क्रिटिकल स्टेटमेंट्स या नेगेटिव स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं तो उनको बुरा लगता है। जैसे हम अगर किसी को बोल दें कि तुम्हें काम जमता नहीं है, तुम ये मत करो, या तुम इस लायक नहीं हो, तो हम क्या कर रहे हैं, हम वो इंसान के अंदर नेगेटिविटी डाल रहे हैं, और वो नेगेटिविटी जो है वो इंसान के अंदर ट्रांसफर होती है। तो ये एनर्जी की तरह है। तो ये
जैसे हम पासिंग द पार्सल करते हैं वैसे पास कर रहे हैं। और हम अगर नेगेटिविटी की बात करें तो वो इन्फॉर्मेशन से आती है और हम 24/7 इन्फॉर्मेशन से घिरे हुए हैं। जैसे अगर हम देखें तो सुबह उठ के हम अगर फ़ोन देखते हैं या न्यूज़ देखते हैं या न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो जितना भी इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं मैक्सिमम अगर हम देखें तो इन्फॉर्मेशन नेगेटिव होती है। न्यूज में तो नेगेटिव ही होती है। नेगेटिव ही होती है। उसके पीछे कारण ये है कि हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है वो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन Attract को होता है। पहले कैच कर लेता है और अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि यही चीज़ हमें पुराने ज़माने में हेल्प की थी सर्वाइव करने के लिए। जैसे अगर कहीं पे थ्रेट है, अगर मैं जंगल में हूँ और मैं एक जगह पे हूँ और मुझे किसी जानवर की आवाज़ आ रही है तो वो थ्रेट और वो फियर मुझे हेल्प करेगा सर्वाइव। अगर मैं वहाँ से अपनी जान बचाने की सोचूं तो इसलिए नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को ज़्यादा हेल्पफुल होती है। बट अगर वो बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हम डालें तो वो इवेंचुअली क्या होता है कि हम पॉजिटिविटी से बहुत दूर चले जाते हैं। हम कुछ कर नहीं पाते, मतलब कुछ कर सोच नहीं लेते हैं पाते। कुछ निगेटिव ही हो जाएगा। करेक्ट, कुछ एक्शंस कम लेते हैं उसकी वजह से। एक्शंस कम लेते हैं, हम हमारे एक्शंस रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं क्योंकि हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। इसलिए बोलते हैं कि आप पॉजिटिव सोचो, ऑलवेज थिंक अबाउट बीइंग पॉजिटिव इन एनी सिचुएशन। नेगेटिविटी एक पार्ट है, उसको एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना, बट वो जगह पे ज़्यादा देर तक ना रुकना ही नेगेटिविटी में करना तो हमें फिर से अफेक्ट करती है, वो ज़्यादा अफेक्ट करेगा। चलिए सो अभी इसके बाद तो व्हाट इज लोनलीनेस और इससे डील कैसे करनी चाहिए? सो अगर हम देखें तो लोनलीनेस वो है जहाँ पे हम शायद अपने आप को अकेला महसूस करना स्टार्ट करते हैं, लोगों से बात करने को मन नहीं करता, शायद करता भी होगा बट कुछ रीजंस की वजह, कुछ फैक्टर्स की वजह से हम नहीं बात करते। लोग जज करेंगे, इसके लोग वजह से जज नहीं रहते। करेंगे या फिर लोग हम पे हंसते हैं या जो भी है, हर एक के अलग अलग कारण हो सकते हैं। कुछ लोग प्रेफर करते हैं लोनलीनेस, कुछ लोग को अच्छा लगता है टू बी लोनली। एक सॉलिट्यूड पीरियड या एक लोनली पीरियड भी ज़रूरी है बट वो ज़्यादा देर तक नहीं। जैसे इमोशंस में मैंने कहा कि हैप्पीनेस थोड़े टाइम के लिए होना चाहिए, उसके बाद दूसरे इमोशंस को भी मौका देना चाहिए। वैसे लोनलीनेस भी ज़रूरी है बट काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम तक नहीं। तो थोड़े टाइम के लिए जब आप लोनली हो उसके बाद में आपको लोगों से बात करना, उनसे इंटरेक्शन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम जब लोगों से बात करेंगे तो हमारा नॉलेज बढ़ेगा, हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। और लोनलीनेस अगर हम देखें तो जो टॉप 10 रीजन्स ऑफ डेथ अकॉर्डिंग टू WHO उसमें लोनलीनेस भी आता है, क्योंकि पहले के ज़माने में अगर हम देखें तो लोनलीनेस मतलब आप ग्रुप से बाहर हो और आपको अगर सर्वाइव करना है तो आपको ग्रुप में रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए लोनलीनेस किसी को पसंद नहीं है बट कुछ कारण की वजह से लोग अपने आप को लोनली फील करते हैं। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लोनली हो तो आप बात करने को स्टार्ट करो, इनिशिएटिव लो, क्योंकि वो टाइम में इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है। और फिर भी आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है तो आप प्रोफेशनल हेल्प सीख करो। मैं हमेशा वही बोलूँगा कि आप अपने तरफ से कोशिश करो, बट उसके ऊपर अगर आप नहीं कर पा रहे हो कुछ तो हमेशा एक प्रोफेशनल काउंसलर, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट से बात करो ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिले कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो लोग नहीं प्रेफर करते हैं, या आप बोलते हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, वो अपने सराउंडिंग खुद से वो ट्राई करते हैं मतलब बाहर आने के लिए, और वो डिफिकल्ट होता है उनके लिए। करेक्ट। सो जैसे मैंने बोला कि जब हम कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजरते हैं तो हमारे बॉडी के और ब्रेन के जो डिसीजन मेकर्स के जो सिग्नल्स हैं वो कहीं पे तो बंद हो जाते हैं, तो हम डिसीजन नहीं ले पाते कोई चीज़ के लिए, और पूरा दिमाग में इतने सारे थॉट्स चालू रहते हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए जब हम प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो वो एक तरीके से हमको गाइड ही करता है कि आप क्या कर सकते हो। कोई भी प्रोफेशनल आपको सिर्फ सजेस्ट करता है, आपको बताता है, गाइड करता है, बट आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको ये ही करना है। मैं कभी अपने पेशेंट्स को नहीं बोलता कि आपको यही करना है। हाँ, मैं बोलूँगा कि ये करने के फ़ायदे क्या होंगे, बट करना नहीं करना वो आपका डिसीजन है। जब आप खुद के मन से करते हो, खुद के इच्छा से करते हो, तभी वो सक्सेसफुल होता है। नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि किसी ने तो प्रेशर किया है, कोई बोल रहा है करने के लिए, वो कभी नहीं होता। वो मन से नहीं होता तो मन से नहीं होता, तो मन से करना बहुत जरूरी है। तो अभी लोनलीनेस वो जो बोला आपने डेथ का रीज़न है, ये मुझे पता नहीं था। तो मुझे जो कॉमन रीज़न मालूम है
तो पहला तो होता है कि बहुत सारा लोगों पे कर्जा हो जाता है, रिलेशनशिप होते हैं या फैमिली इशू होते हैं। ये 3 मुझे मेजर बताया। तो उसे छोड़ के भी और कोई रीजन है क्या जो पब्लिक सुसाइड या सेल्फ हार्म करते हैं? सो सुसाइड काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है एंड मैं तो कहूँगा कि अगर किसी को सुसाइडल आइडिएशन है तो बहुत सारे सुसाइड हेल्पलाइंस नंबर है। आप चाहिए तो आपके डिस्क्रिप्शन में वो सुसाइड हेल्पलाइन नंबर्स भी डाल सकते हो ताकि लोगों को वो इजी पड़े। वो हेल्पलाइन नंबर्स पे जाए, उनसे बात करे, कांटेक्ट करे। कभी भी खुद से डिसाइड ना करे कि क्या करना है ये सिचुएशन के बारे में, क्योंकि सुसाइड आइडिएशन या वो जो फेज़ है वो काफ़ी टेम्परेरी पीरियड रहता है। वो टाइम पे आप परमानेंट डिसीजन ना लें, यही मैं कहूँगा। एंड जब भी आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो इमीडिएटली सीक हेल्प, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस इशू है और इसको एक प्रोफेशनल की हेल्प लगेगी। तो आप कोई भी प्रोफेशनल से बात करके, काउंसिल करके खुद को इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा सुसाइडल आइडिएशंस होते थे उनको, बट अभी वो बिल्कुल भी नहीं होते बिकॉज ऑफ द प्रोफेशनल हेल्प जो उन्होंने सीख किया है। और रही बात रीजंस की, तो काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। आपने जो रीजंस बताया वो शायद कुछ मेजर रीजंस हो सकते हैं, बट कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी छोटे हो सकते हैं, बट वो इंसान के लिए वो काफ़ी बड़े हो सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम को देखने का जो नज़रिया है, परसेप्शन है, वो हर एक का अलग अलग होता है, राइट। तो किसी के फोटो पे अगर कम लाइक आया है तो शायद वो एक रीज़न भी हो सकता है। लास्ट टाइम यूएस में था, एक लड़की ने सुसाइड किया था, वो 13 या 18 के बीच में थी। तो उसको लाइक्स कम थे, इसके लिए उसने कुछ तो किया था, सुसाइड या सेल्फ हार्म, मुझे याद नहीं इतना, बट किया था उसने कुछ ऐसा। वो बहुत अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कुछ रीजंस आपने बताया, 3-4 रीजन जो इम्पोर्टेंट या मेन रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से इंसान को सुसाइडल आइडिएशन होता है। बट कुछ ऐसे रीज़न भी है जो सुन के कभी कभी हमें शौक लग सकता है, जैसे फ़ोटोज़ पे कम लाइक्स आना एंड इंस्टाग्राम पे जो न्यूज़ फीड है या रील्स है उसको कम व्यूज़ आना। तो ये रीज़न भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी इंसान की मानसिकता, मेंटालिटी, उनका परसेप्शन कैसे है वो हमें पता नहीं चलता। तो अगर ये इंसान को कभी सुसाइडल आइडिएशंस के थॉट्स आते हैं तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप इमीडिएटली हेल्प सीख करें, खुद के ऊपर निर्भर ना रहे, या तो प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट के पास या काउंसलर के पास जाके उस चीज़ का निवारण ढूंढें। यस, बहुत लोग उनको हमें समझता नहीं कि वो सुसाइडल है कि नहीं, हमें नहीं पता चलता। कभी कभी क्या होता है, मेरे 1-2 दोस्तों ने भी बताया कि कुछ लोग जो उनके सामने से गए और उन्होंने सुसाइड किया ट्रैक पे जाके या कहीं पे, तो वो बोलते मुझे पता रहता तो मैं उसे बचा सकता था। तो ये तो अभी किसी के हाथ में नहीं था, हमें तो नहीं पता सामने वाला क्या सोच रहा है, तो हम उसकी हेल्प कैसे करेंगे इसमें? तो कैसा होता है ना, काफ़ी बार कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है कि वो लोगों से बात करना ज़रूरी नहीं समझते इन चीज़ों के बारे में, या तो शायद उन्होंने बात किया होगा, बहुत सटल हिंट्स भी देते हैं कुछ लोग। डायरेक्टली कोई बात नहीं करता कि मुझे सैड करते हैं या सैड स्टेटस पोस्ट करना या कुछ ऐसा हो सकता है। तो कभी भी ऐसा आपको थोड़ा सा भी हिंट लगता है या ऐसा आइडिया आता है तो आप जाके वो इंसान से बात करो, वो इंसान को अपना कंसर्न बताओ, जेन्युइन कंसर्न बताओ, और उनको ये भी बताओ कि आप जब भी आपको मन हो बात करने का तो आप मुझे बता सकते हो, या तो फिर आप प्रोफेशनल के पास जाके बात कर सकते हो इस चीज़ के बारे में। क्या इम्पोर्टेंट है कि वो इंसान को ये महसूस कराना कि ही इज़ नॉट अलोन एंड हेल्प अवेलेबल है, तो सिर्फ उनको एनकरेज करना। तो कभी कभी हो सकता है कि हमें नहीं पता चले कि इंसान के दिमाग में क्या चलता है, बट जितना हो सकता है हम अपने तरीके से कोशिश करें और अवेयरनेस स्प्रेड करें। इसलिए 10 सितंबर को एवरी ईयर सुसाइड अवेयरनेस कैंपेन होता है, सुसाइड प्रिवेंशन डे भी बोलते हैं उसको। तो सब जगह पे, कॉलेजेस में, स्कूल्स में सुसाइड अवेयरनेस के बारे में बात किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव इशू है। एंड देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स ओवरऑल वर्ल्ड में एवरी 17 मिनट्स कोई तो सुसाइड कर रहा है। तो ये काफ़ी सीरियस है आज के जनरेशन में। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम हमारे लोगों का भी ध्यान रखें और क्लोज वॉच रखें कि अगर हमें ऐसा थोड़ा सा भी हिंट लगता है, भले आप गलत हो चल जाएगा, बट एटलीस्ट अगर आप सही हो तो किसी की जान बच सकते हैं एक्चुअली। तो अभी एक मेजर रीज़न तो ये भी है कि मतलब ब्रेकअप का भी बहुत लोग मतलब उसमें डिप्रेशन में चल जाए और फिर सुसाइड कर लेते या फिर किसी को ये करते। तो ब्रेकअप से मतलब कैसे रिकवर करना चाहिए?
सो जैसे रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग हो जाते हैं कभी कभी कि लोगों को समझ में नहीं आता एंड शायद वो गिव अप कर देते हैं कि इसके आगे मेरा कुछ हो नहीं सकता या यही इंसान था जिसके साथ मैं अटैच हो जाते हैं। तो अटैचमेंट इतना रहता है कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए उसमें से बाहर निकलना। बट रिलेशनशिप को अगर हम देखें तो ऐसा कभी इशू होता है कि आपका रीसेंट ब्रेकअप हो गया तो आप उससे अगर बाहर नहीं आ पा रहे तो हमेशा प्रोफेशनल के पास जाना ही सही होगा, एक काउंसलर से बात करना ही सही होगा, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव पीरियड रहता है और वो पीरियड में हमें हर छोटी चीज़ से दुख पहुंच जा सकता है। तो इससे बेटर है कि हम कोई प्रोफेशनल काउंसलर के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास जाके इस चीज़ के बारे में बात करें। जब हम बात करते हैं, जब हम चीज़ें सब बताते हैं तो शायद हमें एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, एक नया नज़रिया मिलता है जो हमें हेल्प कर सकता है इस चीज़ से बाहर आने के लिए। एंड ऐसा नहीं है कि हम कभी उस चीज़ से बाहर नहीं आ सकते, हम उस चीज़ से बाहर आ सकते हैं, सिर्फ हमको खुद पे भरोसा रखना है और जो इंसान है जिनके पास हम काउंसलिंग कर रहे हैं, थेरेपी ले रहे हैं, उन पे भरोसा रखना है और हम उन चीज़ से बाहर आ सकते हैं। अभी उसमें तो मतलब कभी कभी कैसा होता है कि हमारा वो फेज में ना हमें कुछ समझता नहीं है, हम मतलब आइसोलेट हो जाते हैं। और इसमें ऐसा भी होता है कि मतलब जिम भी बहुत हेल्प करती है, फिर आपको जो स्पोर्ट्स पसंद रहेगा वो भी करोगे तो नेगेटिव एनर्जी बाहर जाती है, तो उससे भी हेल्प होती है मतलब सुसाइड और डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। करेक्ट एब्सोल्युटली। क्योंकि बहुत जन देखो आप या फिर कुछ तो सक्सेसफुल बहुत बन जाते हैं या फिर कोई नशे की तरफ चले जाते हैं, एक तो बॉडी बनाने की इस पर या फिर पूरा बर्बाद कर लेते हैं खुद को। तो सही बात है। एंड अगर बॉलीवुड का रेफरेंस दो तो आई थिंक कबीर सिंह सभी ने देखी होगी वो मूवी की, कैसे वो डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाता है आफ्टर ब्रेकअप। एंड सिमिलरली और एक मूवी आई थी राजकुमार राव की जिसमें आईएएस ऑफिसर बन जाता है। करेक्ट। तो दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है, दोनों का नजरिया अलग है, आई वुड से दोनों का कोपिंग मैकेनिज्म अलग है। तो इंसान कब ज्यादा हेल्पलेस हो जाता है जब उसका कोपिंग मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा है। मतलब मान लो कि आपको कहीं जाना, आपकी गाड़ी रास्ते में बंद पड़ी है और फ्यूल नहीं है उसमें, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप रुक सकते हैं एक जगह पे अनलेस कोई आके आपको हेल्प करे। तो आपको अगर हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म के बारे में पता हो कि आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हो, तो शायद वो आपको उसमें से बाहर निकाले। रही बात अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म की, जैसे ड्रिंक करना या सब्सटेंस अब्यूज़ करना, वो आपको टेम्परेरी रिलीफ दे सकता है बट लॉन्ग टर्म नहीं दे सकता, क्योंकि जैसे ही वो आपका नशा उतर जाएगा तो शायद आपको वो चीज़ वापस याद आने वाली है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए उसको आपके मतलब बोलते हैं दिमाग से निकालना है तो आपको हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ करने हैं। एंड हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म मतलब किसी की हेल्प लेना या फिर जैसे आपने बोला जिम ज्वाइन करना या तो फिर योगा, मेडिटेशन और जर्नलिंग करना, ये सब जो है हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म है जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि नशा इसके लिए भी करते हैं लोग क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए वो अपना ब्रेन को मतलब साइलेंट कर देता है या फिर वो भूल जाते हैं उस टाइम के लिए, तो इसके लिए भी लोग नशा करते हैं। करेक्ट। एंड ये बराबर बोला आपने कि वो थोड़े टाइम के लिए होता है बट जैसे ही वो असर उतर जाता है उसके बाद आपको वापस वही चीज़ याद आने वाली है। तो वो टेम्पररी रिलीफ करने से अच्छा आप परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाए और हेल्प सीख करें, बात करें उस चीज़ के बारे में। क्योंकि जब हम हमारे दोस्तों से या फैमिली मेम्बर से बात करते हैं तो हमें काफ़ी बायस्ड ओपिनियन मिलता है क्योंकि वो हमारे बारे में ज़्यादा सोचते हैं, राइट। तो हो सकता है कि वो आपको ऐसा कुछ ओपिनियन दे जो आपको इतना वर्कआउट नहीं करे। तो इसलिए हमेशा एक नॉन बायस्ड पर्सन, एक पर्सन जो आपको जानता भी नहीं हो, उनके पास जाके बात करना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। यस, राइटली सही। तो अभी ये लास्ट इस पे आए अभी पॉडकास्ट के, तो मेरे मतलब ये पॉडकास्ट से रिलेटेड नहीं है बट ये अलग क्वेश्चन है, तो देखते हैं अभी आपके आंसर इसमें कि आपको 3 में से 1 चूज करना है। 3 क्वेश्चन पूछूंगा तो उसमें से 1 चूज करना है और वो आपने क्यों चूज किया उसका रीजन बताना है। तो ये रैपिड फायर है, तो मनी वर्सेस पावर में आप क्या चूज करोगे और क्यों चूज करोगे? सो मनी वर्सेस पावर में मैं मनी चूज़ करूँगा और इसका रीज़न ये है कि जैसे स्पाइडरमैन का सेइंग है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पावर काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ भी हो सकता है, तो आई वुड ऑलवेज चूज़ मनी बिकॉज वो मनी को मैं प्रॉपरली कहीं पे तो यूटिलाइज कर सकता हूँ। एंड मनी भी एक तरीके से आपको पावर ही देता है एंड फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। तो आई वुड से दैट मुझे पावर में आने से ज़्यादा आई वुड प्रेफर हैविंग मनी। राइट।
तो सेकंड क्वेश्चन है कि स्पीड वर्सेस परफेक्शन। इसमें आई वुड चूज स्पीड, क्योंकि परफेक्शन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। आई बिलीव वो हमेशा हमको रोके रहती है, जब डिले करवाती है। डिले करती है। तो अगर हम स्पीड चूज करें तो शायद गलती करके सीख सकते हैं, हाँ, इम्प्रूव कर सकते हैं। गलती करके सीख सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप। ओके, और थर्ड है कि अभी आपके अकाउंट में 10 CR दिया जाए या फिर इसी नॉलेज के साथ आप 20 मतलब 10 ईयर्स 20 ईयर के बन जाए, तो क्या चूज करोगे? तो आई वुड चूज नॉलेज, बिकॉज जो नॉलेज मैं अभी इतने सालों में मैंने गेन किया है, एक्सपीरियंस गेन किया है, अगर मुझे थोड़ा पहले मिल जाता तो शायद मैं कुछ और चूज भी कर सकता था लाइफ के साथ। तो एंड दैट वुड हैव गिवन मी मोर देन 10 crore, आई फील। Yes, right. तो आई थिंक नॉलेज इज समथिंग दैट आई वुड ऑलवेज प्रेफर। सो लास्ट टू क्वेश्चन है कि अब तक की जो सबसे आपकी एक्सपेंसिव परचेस है वो क्या है? एक्सपेंसिव परचेज अगर बोलूँ तो मुझे काफ़ी क्रेज़ है बाइक राइडिंग का। तो मैंने अपना हेलमेट परचेस किया था, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव था, क्योंकि वो हेलमेट भी काफ़ी अच्छा था, उसके अंदर ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह है, तो कहीं राइड पे जाना होता है तो मैं गाने वाने सुन के जा सकता हूँ। आई थिंक दैट इज़ द एक्सपेंसिव थिंग जो मैंने अभी तक बाई की। प्राइस आप बता सकते हैं तो? अराउंड 8 to 10K। ओके, 8 to 10 हाँ। ओके, मुझे लगा आप बाइक बोलोगे, आप कैसे बोलोगे? तो मुझे लगा वो एक्सपेंसिव थी बोलोगे। नहीं, वो तो है, बट वो कैसे अभी रिसेंट का अगर बोलोगे तो वो एक चीज़ है जो मैंने परचेस किया। ओके, और अभी लास्ट है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई चीज बाय करनी रहेगी, मतलब एक्सपेंसिव, जो आपको लाइफ में लेनी है एक बार, मतलब कुछ भी हो सकती है वो, स्पोर्ट्स कार, स्पोर्ट बाइक, बंगला, प्राइवेट जेट, तो क्या होगी? अगर ऐसा कुछ है तो मैं अच्छे म्यूचुअल फंड्स बाय करूंगा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करने से मुझे ज़्यादा रिटर्न्स आएंगे। ये सब जो है वो लायबिलिटीज़ है, Actually. एसेट्स नहीं है। तो कोई भी एसेट बाय करूंगा जिससे एक तरीके से मेरा बोलते हैं ना, Future income आते रहे। फ्यूचर इनकम आता रहे। ओके, ठीक है, ये भी अच्छा था। सो होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, तो थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच सफर, थैंक यू। हम अगला आगे नेक्स्ट बना सकते हैं, अगर आपको चाहिए होगा तो सेकंड पार्ट भी इसका फ्यूचर में कभी ना कभी। तो थैंक यू।